इमेजेस पिन डॉट जेपीजी। अब कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हम जो भी इमेज को पढ़ रहे हैं ना, वो इमेज हम एक बार पढ़ेंगे। और अगर मैं इस इमेज को देखूं तो इस इमेज में ये कलर इमेज है और इसमें 3 चैनल होंगे। बाय डिफॉल्ट कलर इमेज हम पढ़ते हैं, 3 चैनल हैं। अब 3 चैनल का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट CB2 का IM रीड BGR ऑर्डर को फॉलो करता है, ब्लू, ग्रीन और रेड, इन ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है। अब अगर मैं चैनल्स के ऑर्डर को अरेंज करना चाहता हूँ, चैनल बदलना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? रीड करते समय हम ग्रे स्केल कर सकते हैं। रीड करने के बाद अगर मुझे इमेज बदलनी हो तो कैसे बदलते हैं? तो CB2 के अंदर एक फंक्शन है, कन्वर्ट कलर, CBT कलर। कन्वर्ट कलर फंक्शन क्या करता है? किसी भी इमेज में जो कलर चैनल हैं उनका ऑर्डर बदलने का लिए भी यूज होता है, या कोई भी इमेज को ग्रे स्केल में रखना है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे अब मुझे ये इमेज है, रीड करते समय मुझे ग्रे स्केल में नहीं चाहिए थे, मुझे उस समय कलर ही इमेज चाहिए थी। तो मैंने रीड करते समय मान लो स्पेसिफिक बता भी दिया, CB2 रीड कलर, कलर इमेज में रीड कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे आगे के प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल ग्रे स्केल के लिए भी करना है। तो अब एक तरीका तो यही है कि मैं इसको अलग से रीड करूं ग्रे स्केल में, और एक तरीका है कि मैं जो आ चुकी है उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ CBT कलर। इसमें वो इमेज पास करेंगे जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉमा लगाकर यहाँ पर आप नया फ्लैग पास करेंगे, नया फ्लैग इमेज का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर CB2 डॉट इमेज कलर, COLOR कलर अंडरस्कोर। अभी मेरा 3 डायमेंशन का है और चैनल का नाम होगा BGR। तो BGR टू ग्रे, BGR से ग्रे में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं BGR टू RGB। तो अब ये BGR से किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी? RGB चैनल में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। चैनल 3 ही होंगे, लेकिन उन 3 चैनल को पढ़ने का ऑर्डर, उन पे काम करने का ऑर्डर आपका बदल जाएगा। इमेज में कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा कोड करते समय अगर जरूरत पड़ती है तो। और जो इमेज आई उसको एक नई वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रे वाला। तो कई फॉर्मेट हैं जो यहाँ पर हम दे सकते हैं, BGR2 से लेकर इतने सारे, HLS, HSB, LAB। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ये जब आप मतलब इस एनिमेशन की दुनिया में जाएंगे तो वहां पर ये सारे नाम सुनेंगे, HLS, HSB, लैब, लैब फोटो क्या होता है, जब आप फोटोग्राफर से फोटो निकलवाते हैं तो वो फॉर्मेट होता है लैब फॉर्मेट। LUV फॉर्मेट होता है। तो कई सारे फॉर्मेट हैं, अल्फा चैनल के साथ होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के बिना। तो हम लोग मल्टीमीडिया फील्ड में नहीं जा रहे हैं, है ना, हम लोग मशीन लर्निंग में आ रहे हैं। जितना जरूरत पड़ रहा है उतना हम पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है हमारे लिए। तो हमने BGR से ग्रे में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब अगर मैं इसका शेप दिखाऊंगा, अभी हमारा IMG2। तो जब ग्रे स्केल होता है तो उसमें एक चैनल होता है, वो एक चैनल दिखता नहीं है ना, क्योंकि अपने आप में वो खुद ही मैट्रिक्स वही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको शो कराऊंगा तो कलर देखेगी, इसको शो कराऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देखेगी। ऑलरेडी हमने ये कर रखा है, फटाफट से कर देते हैं। IM शो कलर वाली दिखा देते हैं इमेज, और ये ग्रे वाली दिखा देते हैं। तो ये तो विंडो के टाइटल हैं, जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। CB2 डॉट
वेट की CV2 डॉट डेस्ट्रॉय ऑल विंडो। तो इस तरह से भी आप इमेज को रीड करने के बाद भी उसको बदल सकते हैं ग्रे स्केल में, या उसका चैनल का ऑर्डर बदल सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी इमेज वापस से लाते हैं। मुझे इस इमेज पर मान लीजिए कुछ लिखना है, मैं इस इमेज पर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए शो करने से पहले आप जो भी इमेज पे लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। शो कर दिया उसके बाद लिखा तो लिखा तो गया लेकिन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि शो तो आपने पहले ही कर दी इमेज। तो CV2 के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारा पुट टेक्स्ट। पुट टेक्स्ट पुट टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, वो इमेज आपसे पूछेगा जिस इमेज पर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो इमेज होती, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती, कलर भी होती। तो CV2 का जो पुट टेक्स्ट फंक्शन है ये आपसे पूछेगा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट वो इमेज जिस पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ING। ठीक है, कॉमा लगाकर अब आपको बताना है वो टेक्स्ट कि क्या लिखना चाहते हो। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, अब इमेज पर इंडिया लिखेगा, लेकिन कहाँ? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बीच में दाएं बाएं, कहाँ? कहीं तो लिखोगे। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे? एज ए टपल XY कोऑर्डिनेट इमेज। तो इमेज के XY कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? मान लीजिए ये आपकी इमेज है, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 कहते हैं। अपर लेफ्ट कॉर्नर 0 0 होगा, ये X डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन को विड्थ भी कहते हैं। और वर्टिकल डाउनवर्ड्स बाई डायरेक्शन होती है, जिसको हम हाइट भी कहते हैं। जिसको हम हाइट भी कहते हैं। तो अब आप इमेज पे यहां दिखाना चाहते हो, मान लीजिए इमेज आपकी है 600 हाइट आपकी, और मान लीजिए 400 आपकी विड्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि एक्स की तरफ कितना आई, विड्थ में कितना आई। हमने कहा 200 आई। ठीक है, और वाई में कितना आएंगे? वाई में आप देखो ये कितना है हमारा, ये हो गया आपका 300, ये हो गया 150। तो आपको यहाँ पे अपना एक्स कमा वाई अपना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रैंडमली अभी 100 100 लिख दिया, देखते हैं क्या आता है। नहीं, पॉजिटिव होता है इसमें, नेगेटिव नहीं होता। ना 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 ना, जो गणित में हमें ग्राफ थोड़ी पढ़ाई गई थी वो ये चलती है। ये 0 0, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 0, ये मैथ का ग्राफ थ्योरी है। कंप्यूटर ग्राफ थ्योरी में नेगेटिव नहीं है। कंप्यूटर ग्राफ थ्योरी में क्या होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर 0 0 है, वर्टिकल डाउनवर्ड वाई है, और हॉरिजॉन्टल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो एक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने इसको 100 100 दे दिया। तो अब ये वाली इमेज पर ये वाला टैक्स इस वाली पोजीशन पर इमेज में लिखा जाएगा। अब जो लिखा जाएगा आपको बताना पड़ेगा कि हमारा फॉन्ट का नाम क्या देना है। लिखते समय टाइम्स न्यू रोमन देना है, वर्धना देना है, कौन सा देना है। तो ये मैंने बोलने के लिए बोला CV2 के अपने फॉन्ट फैमिली है, तो उन्हीं में से कोई आपको देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ये सब नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? CV2 डॉट, इसके अपने क्या होते हैं, हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं। एक होगा CV2 डॉट फॉन्ट। देखो ये फॉन्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉन्ट, डुप्लेक्स फॉन्ट, प्लेन फॉन्ट,
ये सब आप फॉन्ट 5-6 इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने प्लेन फॉन्ट का भी यूज करा, प्लेन फॉन्ट हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉन्ट का साइज, कि फॉन्ट कितना बड़ा कितना छोटा आपको देना है, वो आप अपना दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5 लिख कर देखा अभी, ठीक है, मुझे नहीं पता पहली बार में 5 फॉन्ट कितना बड़ा कितना छोटा होता है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद आप बताएंगे जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, जो इंडिया लिखा जाएगा, हर करेक्टर की थिकनेस कितनी होगी, आई पतला बनेगा चौड़ा बनेगा, हर करेक्टर कितना वाइड होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, वो आप ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, थिकनेस आप अपनी बताएंगे, और साथ में थिकनेस से पहले आप क्या बताते हैं, जो लिखा जाएगा उसका कलर क्या होगा। तो ये हो गई थिकनेस, ये कलर। तो अब आप किस कलर से इंडिया लिखना चाहते हैं, हमने कहा रेड, तो रेड कलर। अब बाय डिफॉल्ट CV2 में जो इमेज रीड हुई है वो BGR चैनल पर रीड हुई होगी। अब देखो फर्क पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा BGR। तो ब्लू कलर से लिखना चाहता हूँ, तो ब्लू कलर को फुल कर दिया मैंने, बाकी सब जीरो कर दिया, तो ये ब्लू कलर हो गया। अब आपको रेड से लिखना है तो ये जीरो कर दो और यहाँ 255 कर दो, तो मिक्स करके बनाना है तो अपना बना सकते। तो यहाँ पर ये हो गया वो इमेज जिस पर आप लिखना चाहते हैं, ये वो टेक्स्ट हो गया जिसको आप लिखना चाहते हैं, ये आपका पोजीशन हो गया जो आप लिखना चाहते हैं, ये आपका फॉन्ट नेम हो गया, ये हो गया फॉन्ट का नेम, फॉन्ट नेम, ये हो गया फॉन्ट स्केल या फॉन्ट साइज, ये हो गया कलर, ये हो गया थिकनेस। इनका ऑर्डर अगर आप बिना कीवर्ड आर्गुमेंट के इन्हें लिख रहे हैं तो सेम मेंटेन करना होगा, और अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड आर्गुमेंट मेंटेन करते हैं का मतलब यह है कि आप यहाँ लिख रहे हैं ऐसे करके कलर इक्वल टू, तो अब ये कहीं लिख दो, लास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया आपने थिकनेस, थिकनेस इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से जब दोगे तो फिर आउटर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं दे रहे हैं तो ऑर्डर मैटर करेगा। इसलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, पुट टेक्स्ट के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहा, मैं भूल गया। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर को पुट टेक्स्ट में लाता हूँ, शिफ्ट के साथ टैब दबाता हूँ। पहला क्या लिखना है, इमेज, फिर क्या लिखना है मुझे, वो टेक्स्ट जो मुझे दिखाना है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, ऑरिजिन, मतलब कहाँ से लिखना शुरू होगा टेक्स्ट हमारा, लोकेशन, ठीक है, ऑरिजिन है, ORG मतलब ऑरिजिन। फिर फॉन्ट फेस यानी कि फॉन्ट का नेम, फिर फॉन्ट का स्केल, फिर उसके बाद कलर, कलर के बाद क्या आपकी थिकनेस, ठीक है। इतने आर्गुमेंट आपको यहाँ पर देने हैं इस ऑर्डर में। चलो सब इंडिया लिखकर आ जाए, एक एक करके इन आर्गुमेंट्स को बदल कर देखते हैं। सबसे पहले थिकनेस बदलते हैं, सर ये 4 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, जो आपके इंडिविजुअल लेटर हैं ये थिक होते जा रहे हैं, सर इसको 10 कर दो, ठीक है। थिकनेस क्या होती है वो समझ में आ गया, तो मान लीजिए अभी के लिए 2 थिकनेस, ठीक है। अगला कलर, सर मुझे ब्लू कलर की जगह व्हाइट कलर लिखना है, तो क्या कर दूं, सबको 255 कर दूंगा, एकदम एक्सट्रीम व्हाइट बनकर आ जाएगा। अब कोई कॉम्बिनेशन तुक्के में लगाना है, इसको इतना कर दो, इसको इतना कर दो, इसको इतना कर, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन जो बना होगा रेड कलर का साइंस ज्यादा आएगा, क्योंकि रेड की इंटेंसिटी आपने ज्यादा रखी है।
तो जो भी शेड बनेगा रेड का शेड बनेगा ये। ठीक है, मान लो ये इतना कर दिया, ये इतना कर दिया, पता नहीं क्या बनेगा, जो बना आपके सामने। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, बहुत सी कंपनी, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास पाइथन पढ़ने के लिए। उनका काम सर्वे करना होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया किसी की, तो आपका सर्वेयर आता है, वो कार के फोटो खींचता है, और फिर वो आगे जो इंश्योरेंस कंपनी उसको देता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कार के जो फोटो आए हैं उन पर डेट पड़ी होनी चाहिए। अब जब उन्हें फोटो खींचा, उन्हें याद ही नहीं रही डेट डालने की, कैमरे में डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो आते हैं हमारे पास कि सर वो फोटो में डेट डालनी है, कैसे पड़ेगी? हमने कहा लाओ फोटो डाल देते हैं अभी। तो अब क्या करना है, कोई डेट अगर आपको अपनी स्पेसिफिक डालनी है, स्पेसिफिक बना लो। स्पेसिफिक नहीं चाहिए, मुझे अपनी सिस्टम की डेट अभी की डालनी है, तो क्या करो, यहाँ पर इंपोर्ट कर दो टाइम मॉड्यूल। इस पूरे कोड को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, और यहाँ पर जो आप इंडिया लिख रहे हैं, इंडिया की जगह आप क्या लिखेंगे, टाइम मॉड्यूल का फंक्शन आता है सी टाइम। तो सी टाइम फंक्शन क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का टाइम निकाल कर इमेज पे लिख देगा। अब कहाँ लिखवाना चाहते हो, बॉटम पे, तो आप अपना एक्स वाई अकॉर्डिंगली चेंज करके देखो। तो मान लो भाई मैंने यहाँ पर कर दिया 500, और मान लीजिए आप चाहते थे डेट वाइट कलर से लिखी जाए, तो ज़्यादा डेट वाइट कलर से लिखी जाती है, तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। संडे अक्टूबर, सर ये ज़्यादा बड़ी हो गई, तो एक काम करो ना, इसको 2 रख दो। सर इसको 50 कर देते यार, ये नीचे संडे अक्टूबर 9। सर थोड़ा और छोटा कर दो। सर 1.5 कर दें, हमने कहा 1.5 भी कर दो, तो थोड़ा नीचे, तो ये खेलने वाली चीज़ हो गई। अब इमेज को कल मैंने सेव करना सिखाया था आपको, अब सेव कर दो इमेज को, आई एम राइट करके कल सिखाया था तो मुझे। अब आपके पास एक फोल्डर में हजारों फोटो हैं, एक लूप लगाकर फोटो रीड करते रहो, टाइम डालते रहो, सेव करते रहो, पैसे ले लो, उससे होते रहो। बहुत आते हैं फोटो पर डेट पड़वाने के लिए। पैरामीटर मेंशन नहीं करने पर एरर आएगी, आपको सब बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज है, भाई आपको बताना पड़ेगा ना, लिखना क्या, उन्हें क्या पता क्या लिखना चाहते हो, उन्हें क्या पता किस इमेज पे लिखना है, कहाँ लिखना है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू जनरली नहीं, हाँ जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, कलर की साइज हो सकती है अगर हुई तो, वरना किसी की नहीं होती। थिकनेस आई गेस बाई डिफॉल्ट 1 की होती है, तो बेटर है आप सब देख के चलिए। चलिए, अब इमेज पर मुझे तारीख डालना आ गया, कुछ लिखना आ गया। अब किसी इमेज पर अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो cv2 डॉट रेक्टेंगल फंक्शन होता है। मान लीजिए मैं अभी फेस डिटेक्शन का कोड बनाऊंगा, तो फेस डिटेक्शन के कोड में हम चाहेंगे कि इस इमेज में जहां भी चेहरा है वहां पर ऐसे बनकर आ जाए। मशीन लर्निंग बताएगी चेहरा कहाँ पर है, लेकिन उस चेहरे को पेंट करना वो तो आपको अभी सीखना पड़ेगा। कि अगर मान लो मुझे पता चल जाए किसी तरह से, तो मुझे रेक्टेंगल बनाना अगर हो तो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए रेक्टेंगल नाम का फंक्शन होता है। अब रेक्टेंगल फंक्शन आपसे क्या क्या पूछता है, सबसे पहले वो इमेज पूछेगा जिस इमेज पर आपने रेक्टेंगल बनाना है। फिर क्या पूछेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, स्टार्टिंग पॉइंट का। उसके बाद क्या पूछता है, रेक्टेंगल का बॉटम राइट कॉर्नर का पॉइंट, बॉटम राइट कॉर्नर, जहां से रेक्टेंगल बना रहे हो उसका अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर के एक्स वाई।
और फिर आपसे विड्थ और हाइट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर के एक्स वाई क्या है, और अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल बनाकर आपको दे दे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर CV2 रेक्टेंगल, इस इमेज जिस पर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टार्टिंग बताना है। मान लीजिए मैंने कर दिया 100 200, ये एक्स वाई स्टार्टिंग कॉर्नर हो गया। और बॉटम राइट कॉर्नर, अब आप विड्थ कितनी रखना चाहते हो 50 की, तो 100 में 50 जोड़ दो, 150। हाइट के कितनी रखना चाहते हो, हमने कहा वही 50 की कर दो, तो 200 में 50 और जोड़ दो, 250। कलर, किस कलर का रेक्टेंगल बनाना है, हमने कहा रेड कलर का बना दो, 0 0 255। अब जो रेक्टेंगल की लाइंस होंगी, चारों बॉर्डर होंगे, उनकी थिकनेस कितनी रखनी है, हमने कहा पतली कर दो। ये थोड़ा छोटा सा बन गया। सर हम चाहते हैं ये चेहरे पर आए, हम वैसे कोट चलाएंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल इसके चेहरे पर कवर हो, तो थोड़ा सा एक्स बढ़ा दो। और थोड़ा सा वाई बढ़ा दो। और यहाँ पे थिकनेस बढ़ा दो। अब आपको क्या करनी है, ये बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा ऊपर, ऊपर का मतलब वाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा यहाँ पर, इधर से कम करना है। तो ये हम बाद में कोड पे बनाएंगे, ये तो अभी हम सीख रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। और अगर मैं थिकनेस माइनस कर दूं तो सॉलिड रेक्टेंगल बन जाता है, चाइना पहचानो। तो अगर आप रेक्टेंगल बनाते समय थिकनेस की वैल्यू नेगेटिव कर देते हैं तो सॉलिड रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, लाइन, मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो CV2 डॉट लाइन नाम का फंक्शन होता है। किस इमेज पर लाइन बनानी है वो इमेज दे दो, लाइन का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या रखना है वो दे दो, लाइन का एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या रखना है वो दे दो, लाइन का कलर क्या रखना है, मान लो ब्लैक कलर की बनानी है, ये लो, लाइन की थिकनेस, ये लो, तो लाइन बनकर आ गई कोऑर्डिनेट के साथ। ये हो गया इमेज, जिस इमेज पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ये लाइन है, तो ये वाला X1 Y1, और ये X2 Y2, तो ये हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, ये कलर है ना, और ये आपका थिकनेस, लाइन की थिकनेस। रेक्टेंगल में ये हमारी इमेज हो गई, जिस पर आप दिखाना चाहते हैं सोर्स इमेज, जिसे बोलते हैं सोर्स इमेज, जिस पर आप दिखाना चाहते हैं। ये हो गया आपका टेक्स्ट।
जो आप दिखाना चाहते हैं। ये हो गया आपका ऑरिजिन। थोड़ा गलत हो गया, रेक्टेंगल से मैं टेक्स्ट पे चला गया। रेक्टेंगल को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये इमेज हो गई, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर। रेक्टेंगल को मैं डिस्क्राइब कर रहा था, ऊपर चला गया। अपर लेफ्ट कॉर्नर, और ये होता है बॉटम राइट कॉर्नर। बॉटम राइट कॉर्नर। ये कलर, ये थिकनेस। ये अपर लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर। तो आप अपने मन में विथ को रखते हैं, और जो इसका एक्स था, जो इसका एक्स था, उसमें अपनी विथ को जोड़कर इसका एक्स बना देते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं इसकी विथ 150 रखूंगा, तो मैंने 200 में 150 जोड़कर 350 कर दिया। मेरे मन में था कि मैं इसकी हाइट 150 रखूंगा, तो जो इसका वाई था उसमें हाइट जोड़कर मैंने इसका बना दिया। चलिए, अब बात आती है किसी वीडियो से अगर मुझे डेटा रीड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम प्रिडिक्शन वीडियो पे भी करेंगे। तो किसी वीडियो को रीड करने के लिए CV2 लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है वीडियो कैप्चर। और वीडियो कैप्चर क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वीडियो ऑब्जेक्ट बनकर आ गया मेरे पास। ठीक है। अब वीडियो कैप्चर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वीडियो कैप्चर क्लास का, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप क्या पास करेंगे, अपनी वीडियो फाइल का पास। आपके कंप्यूटर में कोई MP4 फाइल हो सकती है, तो मेरे कंप्यूटर में एक MP4 फाइल मैंने रखी हुई है। इसका नाम मैं पाइथन में कर देता हूँ, छोटा नाम कर देता हूँ। और ये एक MP4 फॉर्मेट की फाइल है, जिसको अगर मैं चला कर दिखाऊंगा तो इसमें आपको मैं मिल जाएगा। तो ये मेरा वीडियो है, ड्यू कैट के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अभी मैंने 15-20 वीडियो और बनाए हैं, जल्दी आपको मैं दे दूंगा। उसमें मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, और सारी चीज़ें जो बताई हैं। अभी की एडिटिंग चल रही है। बहरहाल, इस वीडियो को मैं रीड करना चाहता हूँ, तो जहाँ भी ये वीडियो रखा है उसका पाथ डी ड्राइव के अंदर python.mp4। अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को थोड़ा सा जाने, तो वहां पर वीडियो की डेफिनेशन दी गई है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम इज नथिंग, फ्रेम इज वन इमेज। इमेज, कोई भी एक इमेज को फ्रेम कह रहे हैं वहां पर, तो वहां पर इमेज की जगह पर नया नाम दे दिया फ्रेम।
ठीक है, फ्रेम शब्द इसलिए बोला क्योंकि वो हमारी आंखों के आगे से गुजरेगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 1 सेकंड में 20 फ्रेम हमारी आंखों के आगे से निकल जाएं, या 20 इमेजेस हमारी आंखों के आगे से निकल जाएं, तो हमारी आंखों को ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाना होता है कि हमने वीडियो देखा। तो वीडियो नहीं होता, वीडियो में लाखों इमेजेस होती हैं। तो अगर एक 5 मिनट का वीडियो है तो उसमें कई लाख इमेजेस होंगे। ठीक है, सेम मोशन एक एक करके आगे बढ़ रहा होगा, है ना। तो लगेगा इमेज चल रही है, स्लाइड तो चल रहा है इमेज का, और अच्छी क्वालिटी लगे, एचडी क्वालिटी हो जाएगी। नहीं होता है। एफपीएस हो ना, फ्रेम पर सेकंड, किसी वीडियो के अंदर एक पैरामीटर होता है, एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड, है ना, कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम हमारी आंखों से निकलेंगे। जितना एफपीएस ज्यादा होगा उतने अच्छी क्वालिटी का हमें वीडियो लगेगा। ठीक है, लेकिन उतना साइज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इमेज ज्यादा हो जाएंगे। फिर 5 मिनट में 50,000 इमेज है, एक तरफ 5 मिनट में 5 लाख इमेज है, साइज तो ज्यादा हो ही जाएगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी वीडियो की। बहरहाल हम लोग बहुत अच्छे से ग्राफिक्स डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। हमें एक ओवर भी पता होना चाहिए कि वीडियो का मतलब होता है बहुत सारी इमेजेस का कलेक्शन। तो अब जो मैंने MP4 वीडियो अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस वीडियो के अंदर लाखों इमेजेस होंगी, मुझे नहीं पता कितनी है, कई लाख इमेजेस के अंदर हो सकती है। ठीक है, अब इस बात को मैं करता हुआ देख, अब देखो ये सब अलग अलग इमेजेस हैं। अगर मैं एक ही इमेज के 50 शेड ले लूं और बहुत तेजी से उनका स्लाइड शो चलाऊं, तो मुझे वीडियो नजर आने लग रही है। यही वीडियो होती है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, वापस आ जाओ। तो अब वीडियो ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया इस फाइल के साथ। अब मुझे क्या करना है, इस वीडियो ऑब्जेक्ट के अंदर से पहली इमेज निकालनी है। तो वीडियो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, रीड मेथड कॉल करेंगे। तो रीड मेथड क्या करेगा, रीड मेथड इसके अंदर से दो चीजें निकाल कर बताएगा। सबसे पहले, क्या इसमें कोई इमेज है, हो सकता है एम्प्टी वीडियो, जीरो साइज का, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हमें रीड मेथड वीडियो ऑब्जेक्ट का दो चीजें बताता है। एक, इमेज का फ्लैग जो कि यस नो होगा, और दूसरा पहली इमेज। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई, इसका मतलब इमेज है, और वो जो इमेज है वो ये रही। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आई, इसका मतलब इमेज है ही नहीं, और यहां पर नन आएगा। तो जितनी बार रीड मेथड कॉल करेंगे उतनी बार वो नेक्स्ट इमेज को रीड करता है। पहली बार कॉल करेंगे वीडियो ऑब्जेक्ट पर, तो वीडियो के अंदर जो सबसे पहली इमेज रही होगी उसको रीड करेगा। अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख दूं, मान लो मैं इसको 3 बार लिख दूं, तो तीसरी बार रीड ने क्या करा होगा, जो तीसरी इमेज रही होगी वीडियो के अंदर उसको रीड करके लाया होगा, और मान लो है ही नहीं तो नन आएगा, और फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो ये बुलियन वेरिएबल है, इसका नाम लोग फ्लैग रखते हैं, आप इसका नाम एक्स रख लो, मना थोड़ी, जो चाहे वो रख। ठीक है, तो अब हमने कहा सर पहले ही वाला यूज करते हैं। तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी इफ नेक्स्ट फ्रेम, फ्रेम का मतलब यहाँ इमेज सही है, एल्स फॉल्स। और आईएमजी वेरिएबल की वैल्यू वो इमेज होगी जो रीड करी है। आईएमजी वेरिएबल की वैल्यू नन होगी अगर इमेज है ही नहीं। मतलब फ्लैग ने फॉल्स दिया है तो आईएमजी वेरिएबल में नन आएगा, फ्लैग ने ट्रू दिया है तो आईएमजी वेरिएबल में नंपाई बंडी एरे, नंपाई एरे आएगा इमेज का। और कौन सी, कलर इमेज का। तो बाय डिफॉल्ट ये कलर इमेज 3D वाली बनाकर हमें देता है। ठीक है? अब हमने कहा वो एक इमेज को
प्रिंट करा के दिखाओ, प्रिंट करना तो आता ही है। पहली इमेज आ गई, तो यहाँ पर मैं I1 करके इमेज दिखा देता हूँ। सर ये पहली इमेज ऐसी ही है उसमें। अब वीडियो चला के दिखाऊं आपको? इससे पहले वाला था वो, ये तो हमारा तीसरा चौथा फ्रेम होगा। ये है पहला फ्रेम, ये तो रीड करा है उसने, रीड मेथड में। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहूँ तो सर एक काम करो फिर, रीड मेथड को ना कई बार कॉल कर दो पहले। पहला फ्रेम आ गया, पहली इमेज आ गई, दूसरी, तीसरी, तीसरी दिखाओ। तो अब इस वेरिएबल में तीसरी वाली आ गई होगी, हम बस तीसरी देख रहे हैं, पहले दूसरी हमने इग्नोर कर दी, पढ़ी, हम आगे बढ़ गए बस। आ रहा है कुछ? ड्यू कैट का टी आ रहा है इधर से निकलता हुआ राइट की तरफ से। हमने कहा सर एक काम करो, तीन की जगह पांचवी इमेज दिखाओ, फिर पांचवी आ गई। तो सर कितनी है, हमें क्या पता कितनी है? तो फिर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं इस वीडियो के अंदर जितनी इमेजेस हैं सारी रीड कर लूँ। लूप, लूप लगाना पड़ेगा। लूप कितनी बार चलाओगे? जितनी इमेजेस होंगी वीडियो में, यही तो नहीं पता है ना कितनी होंगी, क्योंकि हम इमेज का पाथ रन टाइम पर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, एज स्ट्रिंग आ रहा है ना ये तो इसको तो हम रन टाइम पर ले सकते हैं, पहले से सेट ही नहीं करते इसको। अब अलग अलग वीडियो हर बार रन करने पर प्रोग्राम आप दे सकते हैं, तो पहले से क्या पता कितनी बार लूप चलाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा हम किसको याद करते हैं? इनफाइनाइट लूप। बस केस यही है ना। बेकार से बेकार सिनेरियो क्या है कि वीडियो में इनफाइनाइट इमेजेस हैं, इससे ज्यादा खराब सिनेरियो तो नहीं हो सकता ना कोई आपका। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसी सोच के साथ हम इसको दोबारा लिखेंगे। और जब वीडियो ऑब्जेक्ट से इमेज रीड कर लें आप, या जितनी करनी थी कर ली, अब आपको आगे वीडियो ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करना है, तो उसको आपको रिलीज करना है। रिलीज नहीं करेंगे तो वीडियो ऑब्जेक्ट सर जुपिटर के कर्नल की मेमोरी में स्टोर हो गया होगा और वो हैवी हो जाएगा। दो तीन बार चलाने के बाद कर्नल फेल हो जाएगा क्योंकि मेमोरी नहीं बचेगी। तो हमेशा वीडियो को फिर आपको रिलीज करना। अब मान लीजिए मैं इस कोड को लूप लगा कर लिख, तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा, वाइल लूप लगाया। वाइल लूप से कभी आप चलते रहो, आप इनफाइनाइट हो, आप चलो। और इस लूप के अंदर फिर मैंने क्या करा, रीड करा इमेज को, वीडियो से इमेज को रीड करा। अब सब पहली इमेज आ गई, सर पहली इमेज है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा इमेज नहीं है? फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। अब ये बताओ लूप तो फिर भी चलेगा, ये तो ना रुकने वाला लूप है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, अगर फ्लैग फॉल्स आ गया है इसका मतलब अब कोई इमेज है ही नहीं वीडियो के अंदर, तो लूप को क्या कर दो, बंद कर दो। क्या लगाओ, इफ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, लूप को खत्म कर दो। और अगर मान लो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो ब्रेक नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं जो इमेज आई है उसको दिखा दो, एक विंडो पर दिखा दो। ठीक है, अब विंडो का नाम आपने I1 रखा है, आप विंडो का नाम कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता। तो ये पहली इमेज दिख गई। अब ये बताओ वेट की से क्या होगा, ये पहली वाली विंडो कब तक ओपन रहेगी? जब तक कोई यूजर की प्रेस नहीं कर देता। जैसे ही यूजर ने कोई की प्रेस करी होगी, ये वाली जो विंडो है इनविजिबल हो गई। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब लूप दूसरी बार चला, इस वाले कोड ने नेक्स्ट इमेज रीड करी,
इमेज मिल गई तो ये नहीं चलेगा। अब उसी विंडो पर, I1 नाम की विंडो पर ही सेकंड इमेज प्रिंट हो जाएगी और वो फिर होल्ड हो जाएगी जब तक यूजर कोई की प्रेस ना करे। अब ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये मत कहना कि हैंग हो गया है। पहली इमेज जो आई है वो मैं शो कर रहा हूं। अब इसकी विंडो तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना कर दूं। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा विंडो क्लोज होगी, लूप अगली बार चलेगा। ले लो। तो मैं तेजी से प्रेस कर रहा हूँ, ये एक एक इमेज आ रही है, तो फिर कब तक आएगी सर? आप हाथों से ऐसे कब तक करोगे? तो फिर हमें याद आया, अरे ये तो खेल बिगड़ गया, अब तो मुझे पूरी चलानी पड़ेगी ये रुकेगा ही नहीं तो। यहाँ पे फोर्सफुली बंद होगा ही नहीं, कर्नल को ही फिर बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मुझे याद आया कि मैंने कल पढ़ाया था आपको कि वेट की में हम टाइम दे सकते हैं, उतने टाइम के बाद अपने आप टाइम आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो टाइम देते हैं वो किस में देते हैं? अपना मिली सेकेंड में। तो आपने एक एक सेकंड के बाद मान लीजिए बंद करने की कोशिश करी, तो हर एक सेकंड के बाद विंडो के बाद विंडो के बाद विंडो आती रहेगी। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ एकदम, अपने आप हो रहा है। ये तो समझाना है, कर्नल को बंदी करना पड़ेगा। i3 4 GB रैम के साथ ये इतना ज्यादा स्मूथ नहीं चलेगा, दिक्कतें आएंगी। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक सेकंड को भी कम कर दिया, आधा सेकंड कर दिया। आधा सेकंड भी ज्यादा हो सकता है सर। अब तो ठीक है, अब ऐसा ना हो कि फास्ट फॉरवर्ड लगे। सर ये बार बार क्लोज आना जाना ये अच्छा फील नहीं दे रहा है। तो फिर आप क्या करो, आएगा सामने आएगा, एक काम करो, डेस्ट्रॉय मत करो बार बार, डेस्ट्रॉय लास्ट में इकट्ठा करना। ठीक है। अब देखो, वीडियो चल रही है, रुकी हुई नहीं है एकदम। और ये वीडियो नहीं है, इमेज आ रही है बार बार, एक एक मिली सेकंड पर इमेज बदल रही है, सेम विंडो पर आ रही है। अगर मैं हर बार विंडो का टाइटल बदल दूं, I1 I2 I3 I4 कर दूं, तो इतनी सारी विंडो खुलती रहेंगी फिर। उसी विंडो पर नहीं आ रही है, नई विंडो आ रही है बार बार। अब क्या हो रहा है, अब उस I1 विंडो पर बार बार अपडेट हो रहा है, विंडो बार बार क्रिएट नहीं हो रही है, विंडो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी विंडो पर बार बार नई इमेज अपडेट होती चली जा रही है, हो रही है। साउंड रफ हमने ये तो खाली वीडियो वीडियो का है, इसमें साउंड नहीं है, खाली वीडियो चलेगा ये। अब सर ये पूरे देखना पड़ेगा वीडियो मुझे। क्या करते हैं, इसे कर्नल से जाके बंद कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर कोई की प्रेस कर दे तो उसी समय बंद हो जाए, तो मैंने ये ऑलरेडी सिखा रखा था। तो जैसे यूजर ने कोई की प्रेस करी, मान लीजिए मैं चाहता हूँ क्यू प्रेस करे यूजर, और जैसे यूजर ने क्यू प्रेस करा, इफ दिस की इज इक्वल टू ASCII वैल्यू ऑफ दिस की, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे वीडियो खत्म हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन यूजरों का कैसे पता चलेगा कि हमें क्यू प्रेस करना है?
उसको तो हमने कहीं कुछ बताया ही नहीं है, तो प्रोग्रामर को पता है ना कि हमें ऐसा करना है। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि क्यों प्रेस करना है? तो लिख देते हैं वीडियो पे, अभी तो सीखा ही लिखना। यहाँ पर इमेज तो है ही नहीं अभी, इमेज तो अंदर ही आएगी, अंदर ही लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट। या तो वीडियो पूरा चलेगा, या यूजर अगर क्यू प्रेस कर देगा तो बीच में ही बंद आपका हो जाएगा। सर इसको अगर मैं ऐसे कर दूं ना तो इस पर फास्ट सा लगेगा। तो जो हमारा फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता था रिकॉर्डिंग में, वो यही तो होता है, और क्या होता है? यूजर लगता है फास्ट फॉरवर्ड वीडियो निकल रही है, यही तो है। और पीछे क्या है? फ्रेम को दिखने की जो टाइम है उसको कम कर देते होंगे। जितना कम कर दो वो उतना फास्ट लगेगा, जितना टाइम बढ़ा दो वो उतना स्लो लगेगा। वो तो आपको डिपेंड करेगा ना, आपका हार्डवेयर कितना है, हर हार्डवेयर पे अलग अलग होता है। रिटेन ट्रायल करके देखो वहाँ पर, ये सही लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं जनरली 25 को प्रेफर करता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है ये हमारा एक सही रहता है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस हार्डवेयर पे हैं और क्या चला रहे हैं। अब अगर आप यूएसबी डिवाइस से कोई आपका रिकॉर्डिंग वाली डिवाइस कनेक्टेड है यूएसबी पोर्ट से, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास वेब कैम है, तो सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। तो अगर आप वेब कैम से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप में तो आपके होगा ही होगा। जिनका लैपटॉप नहीं है, जिनका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, अलग से वेब कैम खरीद लेना। तो वेब कैम को आप यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करिए। तो हर यूएसबी पोर्ट की एक आईडी होती है। अब आप क्या करते हैं, वीडियो कैप्चर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो यूएसबी पोर्ट होता है उसकी आप डिवाइस आईडी पास करते हैं, और वो डिवाइस आईडी को प्रोग्रामर के लिए इजी वे में 0 1 2 3 4 ऐसे करके दिया गया है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ये किसी भी
एक्सटर्नल वेबकैम को सर्च करता है डिवाइस इंडेक्स 0 पर। अगर 0 पर नहीं मिलता है तो ये 1 पे चेक करता है। तो मैं 0 से अगर ट्राई करूं तो शायद मेरा चल जाना चाहिए। आपके लैपटॉप में ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड वेबकैम होता है, वो 0 पे चल रहा होगा। और अगर आपने अलग से वेबकैम अटैच करा है तो फिर वो 1 पे आएगा, तो वीडियो कैप्चर में आप उसको 1 लिखेंगे। ऐसे करके आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये आपका कैमरे से रिकॉर्डिंग करके सामने जो लिख रहा है पूरा कोड एज इट इज चलेगा, क्योंकि कैमरे से जो रीड आ रहा है, जो आपका डेटा आ रहा है, वो तो वीडियो ही है। तो वीडियो कैप्चर से ही इस काम को भी कर सकते हैं। देखें, पहली बार में टाइम लगेगा कैमरा लोड होने में, कनेक्शन बनने में। ये पहिया घूम रहा है, डमरू चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग हो रही है। कुछ करना नहीं, बार बार मत चला देना, बार बार चलाने से तो और स्लो हो जाएगा। दो पहचान है, एक तो देखो ये डमरू बन गया, और दूसरी पहचान ये कर्नल सॉलिड हो जाता है। तो ये देखो लाइव हमारा दिखा रहा है। कैमरे को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कैमरे की उतना अच्छा वीडियो आएगा आपका। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी कैमरा लगा हुआ है रोड पर, और ऑनलाइन चालान वाला काम करना है, कर तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सी गाड़ियां हैं जो लेन में नहीं चलती हैं, तो उनका अपने आप चालान हमारा हो जाता है। तो हमने क्या कर रखा है, जो भी कैमरे में वीडियो आ रही है उस वीडियो को हम एक मॉडल में पास करते हैं। हमने एक मॉडल ट्रेन कर रखा होगा पहले ही, और वो मॉडल क्या जानता है, लेन को आइडेंटिफाई करना जानता है कि कोई व्हीकल लेन के क्रॉस कर रहा है कि या प्रॉपर हमारा लेन पे चल रहा है। और जैसे ही उसे लगता है कि हाँ ये हमारा लेन से इधर उधर हो रहा है, वो क्या कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा कि ये व्हीकल हमारा रोड पे इस लाइन पे इधर चल रहा है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, आगे का कोड आप चालन वाला उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। अब इसका एक प्रोजेक्ट आप अच्छा बना सकते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने बनाया भी है ड्राउजीनेस का, जिसमें क्या कर रहे हैं, जिसमें कोई कार ड्राइव करने वाला बंदा है। और मान लीजिए वो हमारा थका हुआ है, ड्राइविंग कर रहा है, थक गया है करते करते, और उसकी पलक झपक जाती है, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत बढ़ गए फिर अब। तो हम क्या करेंगे, ड्राइविंग सीट के आगे एक कैमरा लगा देंगे, यही ऐसे ही वाला फुटेज आती रहेगी। उस फुटेज को मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल को पास करूंगा। वो मॉडल क्या करेगा, वो मॉडल हमारे फेस को आइडेंटिफाई करेगा और चेक करेगा हमारे फेस के एक्सप्रेशन क्या है। अगर लगातार कुछ फ्रेम्स में हमारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिससे हम ये पता कर पा रहे हैं कि आप कहीं सो तो नहीं गए, एक अलार्म को अटैच कर देंगे। वैसे ही अगर ऐसा मॉडल को लगेगा, मॉडल का प्रेडिक्शन आता है कि हाँ अब ये इंसान सोने वाला है, तो वो क्या कर देगा, अलार्म को ऑन कर देगा। तो एक्सीडेंट होने के चांस कम रहता है। तो इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज करके बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उस सीसीटीवी कैमरे पे आप क्या करेंगे, कोई भी एंटर होगा, अगर उसके पास मान लीजिए कोई वेपन है, मेरा मॉडल को पहले ट्रेन करो वेपन को लेकर, चाकू तलवार बंदूक सबको ट्रेन कर दो, और जैसे ही वीडियो के अंदर कोई भी चीज दिखाई देगी वो अलार्म बजा देगा। तो इस तरह से हम कई एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर विजन पर अपनी बना सकते हैं। इनबिल्ट वेबकैम जो होगा, इनबिल्ट वेबकैम की डिवाइस आईडी भी 0 ही होगी। एक्सटर्नल अगर आपने लगाया है इनबिल्ट के अंदर तो ये बंद होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस कोड का यूज करके लाइव वेबकैम से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा अगला पार्ट आता है, और अगला पार्ट कंप्यूटर विजन के अंदर होता है हमारा मॉडल को लेकर। मॉडल ट्रेन कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर मॉडल प्रिडिक्शन कैसे करेगा। ठीक है,
कंप्यूटर विजन की जो लाइब्रेरी हम पढ़ रहे हैं, ओपन सीवी, तो ओपन सीवी लाइब्रेरी बनाने वालों ने क्या करा, कुछ रेडीमेड मॉडल पहले से ही हमें इमेज डेटा सेट पर ट्रेन करके दे दिए। जैसे मैं आपको एक अभी सिखाऊंगा, मतलब कि मेरे पास एक डेटा है फेशियल एक्सप्रेशन का। ये तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये कुछ 4,000 इमेजेस हैं, और ये 4,000 के 4,000 इमेजेस एंग्री इमेजेस हैं, गुस्से वाले चेहरे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो स्माइलिंग फेस के हैं, लगभग 7-8 हजार इमेजेस हैं जो स्माइलिंग फेसेस की हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दुखी हैं। तो मेरे पास इस तरह से टोटल 35-40 हजार इमेजेस हैं, अलग अलग क्लास, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूंगा, एक मॉडल ट्रेन करूंगा इन 35,000 इमेजेस का यूज करते हुए, और वो मॉडल ये सीखेगा कि चेहरा गुस्से में कब होता है, सैड कब होता है, हैप्पी कब होता है, ये 7 चेहरे सीख लेगा। फिर हम अपने मॉडल को कोई एक इमेज या कोई वीडियो देंगे, उसमें कोई ह्यूमन फेस होगा, तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके बताएगा कि उस चेहरे को देखकर वो इंसान अभी हंस रहा है कि रो रहा है, गुस्से में है, कहाँ पर। उसके हिसाब से आप गाना प्ले कर दो, कोई पढ़ करना था। ऐसी बहुत सी ऐप पड़ी होंगी जिनमें आप देखते हो कि आपका चेहरा देख के गाने बजने शुरू हो जाते हैं, आपका मूड क्या है उसके हिसाब से प्ले अपना सॉन्ग हो जाता है। तो आप इसका यूज करके बना सकते हैं एप्लीकेशन। आप जेंडर प्रिडिक्ट करने वाला कोड बना सकते हैं चेहरा देखकर। ये मेरे पास कुछ मेल फेसेस हैं, मेरे पास कुछ फीमेल फेसेस हैं। मॉडल को ट्रेन करा दो, मॉडल को सिखा दो फीमेल फेसेस कैसे होते हैं और मेल फेसेस कैसे होते हैं, मॉडल ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद फिर मॉडल को एक नई इमेज देंगे और पूछेंगे मॉडल से, बताओ ये मेल है क्या फीमेल। मशीन लर्निंग में ज़्यादातर मॉडल जब ट्रेन करने की बात होती है तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके ट्रेन करने की बात होती है। तो ग्रे स्केल इमेजेस कैसी होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। कलर्ड इमेजेस लाएंगे तो और हैवी हो जाएंगी साइज में। 35,000 इमेजेस, कलर्ड इमेजेस अगर आप लेकर आओगे तो सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा। तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको यहाँ पर क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए होती है। तो इंडस्ट्री में जाके जब आप कभी एआई और एमएल पर कोड बनाते हैं, स्पेशली कंप्यूटर विजन फील्ड का, तो वहां पर आप लोकल कंप्यूटर पे मॉडल ट्रेन कर ही नहीं पाएंगे, इतना डेटा होता है। तो आपको वहां पे क्लाउड पर मशीन अपनी बनानी होती है। लेकिन वो खर्चे वाली बात हो गई, हमें खर्चा नहीं करना है तो हम उसी चीज को छोटे लेवल पर समझ लेंगे, लाखों इमेजेस की जगह कुछ 100 इमेजेस पे कर लेंगे, जहां तक हमारी रैम सपोर्ट कर रही है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं अपना, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, डेटा सेट कहाँ से लाओगे इमेज। ये बड़ा फेमस एक प्रोग्राम होता है एआई का, कैट वर्सेस डॉग। आप अपने मॉडल को बिल्ली और कुत्ते को पहचानने के लिए क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और आप इनमें से किसी की इमेज लाओगे तो मेरा मॉडल बताएगा कि ये डॉग है या फेस या कैट है। तो पहले मॉडल को क्या करना होगा, मॉडल एक छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं पता कैट कैसे कहते हैं और डॉग कैसे कहते हैं। आप उसे सिखाते हो कि इसे कैट कहते हैं, इसे भी कैट कहते हैं, इसे डॉग कहते हैं, इसे डॉग कहते हैं। फिर उसके बाद जब आपसे कोई नई इमेज उसे देंगे तो वो अपने सीखने से बताएगा कि यार ये डॉग है या कैट है। यही तो करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं। तो चैलेंज कहाँ पर आएगा, इमेज डेटा सेट तैयार करने में। ठीक है, कैमरे में फिंगर दिखाएंगे तो फिंगर काउंट करके दिखाने के टॉपिक को बोलते हैं गेस्चर रिकॉग्निशन। तो कंप्यूटर विजन का एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया गेस्चर रिकॉग्निशन, वर्चुअल कॉपी पेस्ट। ठीक है। जी, कल दिखाया था वर्चुअल कॉपी पेस्ट, इन्होंने भेजा था गौरव ने। ये देखो, यहाँ से कॉपी करा, फोटो ली, कॉपी हो गई, कंप्यूटर में जाके पेस्ट कर दी। अब आपका चेहरा मुझे फोटो पे लगाना है तो मोबाइल से लिया और वहाँ पेस्ट कर दिया आगे।
देखो ये चीज़ें रिसर्च लेवल की हैं, ये वो लोग करते हैं जिनको पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो सन्यासी लोग हैं एआई की फील्ड में। वो लोग इस तरह की चीज़ों में जाते हैं क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें होती हैं। पढ़ते रहो करते रहो पढ़ते रहो करते रहो। अभी गूगल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जल्दी आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसमें गूगल कंप्यूटर विजन और एनएलपी को कंबाइन करके ला रहा है। उसमें यह है कि आप कोई फोटो खींच कर डालो उस प्रोजेक्ट पर, गूगल जो बना रहा है वो प्रोजेक्ट उस फोटो को डिस्क्राइब करके आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम का मैंने फोटो लिया और उस गूगल के प्रोजेक्ट पर डाल दिया, तो मुझे बताएगा ये क्लासरूम है, इसमें पंखे लगे हुए हैं, कुछ एसी लगे हुए हैं, दो इंसान बैठे हैं, इतनी चेयर पड़ी हुई, इतने टेबल लगे हुए हैं, ये पानी की बोतल रखी है, ये कॉपी रखी है, मोबाइल है, पूरा बताएगा। अगर आप कोई सीनरी का फोटो डाल देते हैं बताएगा कि देखो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे दो आदमी खड़े हैं, बराबर में नदी बह रही है, पीछे पहाड़ लगे हुए हैं, ऐसे करके वो डिस्क्राइब करेगा फोटो को। इसे बोलते हैं इमेज कैप्शनिंग। देखना, देखकर फिर प्रिडिक्ट करना कि इसमें क्या हो रहा है। एनएलपी का मतलब हो गया टेक्स्ट, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाऊंगा। एनएलपी का मतलब होगा टेक्स्ट वाली का। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी एडवांस लेवल पर आ चुकी हैं। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपना डेटा सेट बनाने से पहले ओपन सीवी लाइब्रेरी ने हमें कुछ पहले से रेडीमेड मॉडल ट्रेन करके दे दिए हैं। किस किस बात के दे रखे हैं? इंसानों का चेहरा पहचानने। तो पहले से ही ओपन सीवी के अंदर एक मॉडल ट्रेन करके हमें दे दिया गया है, और वो मॉडल इंसान के चेहरों को पहचानना जानता है। तो अगर किसी इमेज में इंसानी चेहरा होगा तो वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इंसानी चेहरा है। ऐसे ही एक मॉडल हमें और दे रखा है, किसी भी इमेज में इंसान के चेहरे को पहचानने के अलावा अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि उसकी आईज कहाँ पर है, आईज का प्रिडिक्शन, आंखों का, तो वो कर सकता है। एक दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल है ये बताने का कि जो इंसान है वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। इसका मॉडल पहले से बनाकर हमें दे दिया गया। वो सारे मॉडल पहले हम देख लेते हैं कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि हमने आज तक मॉडल ट्रेन करने सीखे, मॉडल को प्रिडिक्ट करना हमने देखा, लेकिन मॉडल किसी को पेंड्रम में कैसे देंगे भाई? मैंने मॉडल बनाया, मेहनत करी, महीनों लगाए, डेटा सेट बनाया, प्री प्रोसेसिंग करी, हाइपर पैरामीटर ट्यून करे, एक्यूरेसी वगैरह, महीनों में जाके मेरा मॉडल ट्रेन होकर तैयार हुआ। अब मैं किसी को पेंड्रम में देना चाहता हूँ, क्यों? मैं उसको लाखों रुपए ले लूंगा इसी बात पे, वो अपने प्रोजेक्ट में यूज करेगा मेरे मॉडल का। तो मैं पेन ड्राइव में कैसे किसी को मॉडल दे सकता हूँ ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल, ताकि जहां भी वो मॉडल जाए वहां पर ट्रेन ना करना पड़े उसे, वहां पर डेटा सेट की जरूरत ना पड़े, वहां पर सीधा क्या करे वो प्रिडिक्शन करे। कोड अगर मैं आपको दूंगा तो वहां पर दोबारा रन नहीं करोगे। अभी कंप्यूटर शट डाउन कर दिया मैंने, सब खत्म। तो रन करने में घंटों लगेंगे, महीनों लगेंगे, लाखों इमेजेस देनी पड़ेंगी साथ में डेटा सेट की। फिर जब रन कराएंगे तो डेटा सेट भी चाहिए होगा। तो डेटा सेट कैसे दूंगा? कई टीबी का डेटा सेट होगा। वो क्यों ट्रेन करेगा? एरर आ गई तो वो क्या जाने, वो तो एंड यूजर, उसे क्या पता ट्रेनिंग क्या होती है, एरर क्या होता है, स्कोर क्या होता है, ये तो हमें और आपको पता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को किसी फाइल में सेव कर सकते हैं। मॉडल को हम किसी फाइल में सेव कर सकते हैं, है ना। और फिर वो फाइल किसको दे सकते हैं? हम किसी को भी दे सकते हैं। फिर उस फाइल से मॉडल को लोड करके वापस से पाइथन प्रोग्राम में लाया जा सकता है। तो ट्रेनिंग करने की बार बार जरूरत नहीं है। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। मॉडल आपने बनाया, मॉडल को बनाने के बाद आप इसे किसी फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब इस फाइल को पेन ड्राइव से कॉपी करो, या नेटवर्क पे ले जाओ, या किसी को ईमेल कर दो, फर्क नहीं पड़ता। जहां भी ये फाइल जा रही है, जिस कंप्यूटर पर ये फाइल जा रही है, उस फाइल को वापस से आप मॉडल में रिप्रेजेंट करा सकते। तो इस तरह से मॉडल को एक फाइल में सेव करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
डेटा सेट नहीं देना है, ट्रेंड मॉडल सेव करेंगे। मॉडल जो ट्रेन हो गया है उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ट्रेंड मॉडल देंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मॉडल को अगर मुझे किसी को देना हो तो कैसे देते हैं ताकि उसको ट्रेन ना करना पड़े। ठीक है, तो कोई भी एक मॉडल पहले बना लेते हैं सिंपल से डेटा का, है ना, जो हमें चाहिए होगा। मान लीजिए फ्रूट्स वाले डेटा का मैंने सिंपल सा एक मॉडल बना लिया। तो इंपोर्ट कर देते हैं pandas as pd, df इक्वल टू pd डॉट रीड csv, डेटा सेट क्लासिफिकेशन फ्रूट्स डॉट csv। इसके अंदर से एक्स वाई निकाल लिया। तो मैं कोई अभी इसमें फीचर स्केलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को फोकस कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं जो बातें ऑलरेडी जानते हैं उनको डिस्कस नहीं करना है, सीधा लिख देना है। ये आपका एक्स वाई आ गया। और मान लीजिए मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करा रहा हूँ। मैंने पूरा का पूरा डेटा एक्स वाई ट्रेन करने को दे दिया। आ गया, मॉडल ट्रेन हो गया मेरा। अब इसका प्रिडिक्शन करके आप देखना चाहते हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो डायमीटर मान लीजिए आपने दे दी 3.1, वेट दे दिया 46, सही बता रहा है अपना, मान लेते सही बता रहा है। सही गलत का डिस्कशन ही नहीं है अभी। अभी तो डिस्कशन है कि यहाँ से वहाँ कैसे। तो अब इस मॉडल को मैं यहाँ पर राइट करूंगा। तो एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है जॉब लिब। जॉब लिब लाइब्रेरी का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके फाइल में सेव करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ये भूल जाएं कि मॉडल है, मशीन लर्निंग हम पढ़ रहे हैं, हम बस ये ध्यान रखें कि है तो एक ऑब्जेक्ट, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता था, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता था। पाइथन की किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप फाइल में सेव कर सकते हैं। तो मॉडल भी तो एक ऑब्जेक्ट ही होता है किसी एल्गोरिथम वाली क्लास। वो हमारा मशीन लर्निंग का टर्म है कि वो मॉडल है, लेकिन है तो एक ऑब्जेक्ट ही। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को जो हमारा पाइथन का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से बदलकर एक बाइनरी फॉर्मेट में लेकर आना, जिससे कि वो हमारा फाइल में सेव हो सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है। जॉबलिब नाम की लाइब्रेरी का काम होता है ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना। तो अब कैसे करेंगे, तो जॉबलिब मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एक फंक्शन होगा डंप। डंप फंक्शन में आप क्या पास करते हैं, डंप फंक्शन में आप अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो मॉडल ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया। डंप फंक्शन क्या करेगा, इस मॉडल ऑब्जेक्ट को हमारा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब है एक ऐसा फॉर्मेट जो पाइथन से बदलकर अब हम फाइल के लिए बनाकर तैयार करते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग एक नाम दे देते हैं बाइनरी फॉर्मेट। लेकिन इस बात का 0 1 से कोई मतलब नहीं है, एक नाम है कहने को बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो फाइल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप उसे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट कह सकते हो आसानी भाषा। अब ये डंप फंक्शन मेरे मॉडल ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करेगा। अब मुझसे पूछे कि बताओ कहाँ सेव करूँ, फाइल बताओ किस फाइल में सेव। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर मैंने इसको दे दिया फ्रूट मॉडल। कोई भी नाम आपकी पसंद का, नाम आपकी पसंद का है, नाम कुछ भी दे दो, फ्रूट मॉडल नाम से सेव करेंगे। एक्सटेंशन तो बता दो, एक्सटेंशन आप क्या दोगे। तो पाइथन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फाइल में सेव होता है तो
उसका एक्सटेंशन आप देने के लिए फ्री होते हैं। आप अपना नाम दे दो एक्सटेंशन में, डॉट आदित्य, डॉट इंडिया, डॉट XYZ, डॉट डीकैट, सब चलता है। लेकिन सजेशन है कि डॉट पिकल देना चाहिए। पिकल, पिकल एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पिकलिंग। तो इंटरव्यू के अंदर पूछा भी जाता है कि पाइथन में पिकलिंग क्या होती है। तो पिकलिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना। तो पिकलिंग या ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इंटरचेंजेबल टर्म। जावा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इस टर्म का यूज करती है, पाइथन में उसी का नाम पिकलिंग कर दिया गया है। तो पाइथन के प्रोग्रामर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फाइल में सेव करते हैं तो उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन वो पिकल रखते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगी, बट स्टैंडर्ड पिकल का। हो गया हमने, हाँ जी हो गया। अब जाकर देखो डी ड्राइव के अंदर ये फाइल बन गई होगी। कहाँ है ये? अब इस फाइल को आप कहोगे सर दिखाओ खोल के, तो देखो खोल के देखने में कोई एरर तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना क्या है ये। तो ये जो सामने दिख रहा है इसी को मैं बाइनरी फॉर्मेट कहता हूँ अपनी आसान भाषा में। कहीं 0 1 तो नहीं है ना इसमें। तो बाइनरी फॉर्मेट एक शब्द का नाम है बस, एक ऐसा फॉर्मेट जो फाइल पे लिखा जा सके। ऑब्जेक्ट का एक ऐसा फॉर्मेट जो फाइल पे लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल है, ट्रेंड मॉडल है। अगर मैं ये फाइल किसी को पेन ड्राइव में दे दूं या किसी को ईमेल कर दूं या किसी को ग्रुप में दे दूं, वो बस इस फाइल को डाउनलोड करे और अपना प्रिडिक्शन करना शुरू करे। उसको कोई ट्रेन वेरेन करने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा सेट उसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। करके दिखाओ सर, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको एक अलग मैंने नाम दे दिया। तो ये 9 अक्टूबर पार्ट 1, यहाँ से मैंने मॉडल बनाया, सेव कर दिया। अब इस फाइल में मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल बना रहा हूँ। ना तो मेरे पास कोई डेटा सेट है और ना मुझे कोई मॉडल ट्रेनिंग करनी है, ना मुझे नॉलेज होने की जरूरत है। अब मैं क्या करूंगा, उस मॉडल ऑब्जेक्ट को जो पिकल वाली फाइल में रखा है वहां से मैं क्या करूंगा, लोड करूंगा। तो उसके लिए जॉबलिब लाइब्रेरी की जरूरत फिर से पड़ेगी। तो फिर जॉबलिब लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम है लोड। लोड फंक्शन आपसे क्या पूछेगा, मॉडल ऑब्जेक्ट को जिस पिकल फाइल में सेव करा था उसका पूरा पाथ बताइए। डी ड्राइव के अंदर मैंने फ्रूट मॉडल। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अनपिकलिंग या डी सीरियलाइजेशन करेगा। किस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का जो इस फाइल में आपने बाइनरी फॉर्मेट में रखा हुआ है। वापस से वो बाइनरी फॉर्मेट पाइथन फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और फिर वो पाइथन का मॉडल ऑब्जेक्ट बनकर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आप उसे किसी भी नाम से स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसका नाम मॉडल ही रखना है। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट जिस नाम से हमने सेव करा था फाइल में उसी नाम से लोड करते समय रिस्टोर करेंगे। आप इसका नाम आई दे दो, जे दे दो, के दे दो, जो है। सर ये मॉडल ऑब्जेक्ट आ गया, हमने कहा जी आ गया। प्रिडिक्शन करेगा, हमने कहा करना तो चाहिए तभी तो फायदा होगा, वरना अगर ये ना करे प्रिडिक्शन तो फायदा क्या हुआ फिर सारे काम करने का। करके दिखाओ सर, हमने कहा बताओ डायमीटर कितना है, हमने कहा 4.5। वजन कितना है, हमने कहा 70। क्या आना चाहिए, एप्पल या बनाना। तो मैंने मेहनत करी, महीनों लगाए, डेटा बनाया, प्री प्रोसेसिंग करी, हाइपर पैरामीटर ट्यून करे। मैंने डिसाइड करा कौन सी एल्गो बढ़िया है, मेहनत करके मैंने मॉडल ट्रेन करके आपको मॉडल दे दिया। अब आप बस क्या करें, प्रिडिक्ट करें। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि डेटा सेट में कितने सैंपल थे, है ना। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि आपके डेटा सेट के अंदर कौन सी एल्गोरिथम यूज करी गई है, क्या करा गया, कुछ जरूरत ही नहीं जानने की। लेकिन जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक चीज की, आपको ये जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि मॉडल में कितने फीचर थे ट्रेनिंग के टाइम पर। क्योंकि आप जब प्रिडिक्शन कराएंगे अपने सैंपल का तो उतने फीचर ही तो देंगे अपने सैंपल के।
तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। सर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी सैंपल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें तो ठीक है, यानी कि खतरनाक प्रोबेबिलिटी आई है, बहुत ज्यादा चांस हैं इसके बनाना से ही बिलोंग होने के, क्योंकि फीचर स्केलिंग नहीं करी ना हमने। अच्छा सर एक चीज बताओ, मान लो फीचर स्केलिंग भी करानी होती तो वहां पर कर दी, लेकिन जो सैंपल हम रैंडम सैंपल लाते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, उसकी तो फीचर स्केलिंग करनी पड़ेगी तो, क्योंकि मेरा मॉडल अगर फीचर स्केलिंग के साथ ट्रेन होता तो उसने कभी डायमीटर 4.5 देखी नहीं होती, उसने कभी वेट 70 देखा ही नहीं होता। तो आप रैंडम सैंपल का कैसे दे सकते हैं फिर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर प्रिडिक्शन करा रहा हूँ वहां पर फीचर स्केलिंग पहले करानी पड़ेगी। ठीक है, अब मामला फिर फंसेगा। कैसे फंसेगा मामला? फीचर स्केलिंग प्रिडिक्शन करते समय हम जब कराएंगे तो याद करो, जो हम सैंपल ट्रेनिंग वाले होते थे उसमें फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल करते थे, और जो सैंपल टेस्टिंग वाले होते थे जिनका हम प्रिडिक्शन करना चाहते थे उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करते थे। तो यहाँ पर जो आप सैंपल लाएंगे उस पर ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म मेथड किस पे कॉल करेंगे? स्केलर ऑब्जेक्ट पर। मिन मैक्स स्केलर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस पर, वो कहाँ है मेरे पास? मैं तो सिर्फ मॉडल ऑब्जेक्ट को लाया हूँ ना, आपको उसको भी पिकल करना होगा। यानी कि जो स्केलर ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको सीरियलाइज करके एक फाइल में सेव करना होगा, और वो फाइल भी आपको यहाँ लोड करनी होगी स्केलर ऑब्जेक्ट वाली। तो पहले स्केलर ऑब्जेक्ट से आप स्केल करवाएंगे, और वो स्केलर ऑब्जेक्ट को फिर मॉडल ऑब्जेक्ट से आप प्रेडिक्ट कराएंगे। तो जो स्केलर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग डेटा पर यूज हुआ था वही स्केलर ऑब्जेक्ट प्रेडिक्शन वाले डेटा पर भी यूज होता है। तो आपको इसलिए स्केलर ऑब्जेक्ट को भी सीरियलाइज करके साथ में लेकर चलना पड़ेगा। है मतलब, मैं तो बता रहा हूँ तरीका क्या है, अब क्या यूज करोगे वो आपको देखना। ऑनलाइन का मतलब मैं नहीं समझ पाया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? गौरव, अनम्यूट करके बताओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे सर आवाज जा रही है? हैं। जा रही है। सर ऑनलाइन मीन्स कि हमारा डेटा तो उसमें स्टोर कर रहा है ना, जॉब जॉब बैकएंड में। नहीं, जॉब लिब हमारा डेटा सेट कहीं यूज नहीं कर रहा है, जो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है उस मॉडल को ट्रेन करके वो सेव कर रहा है बस। डेटा सेट ओके की अब हमें जरूरत नहीं है, जहां पर हम लेकर जाएंगे वहां डेटा सेट की कोई जरूरत नहीं। ओके। तो ट्रेनिंग के बाद अगर मैं अपने कंप्यूटर से डेटा सेट डिलीट कर दूं फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडल ट्रेन हो चुका है। तो हम्म, अब ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ये ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हाँ, इस तरीके को पसंद क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये पाइथन पाइथन होकर रह गया। जो आपका जॉबलेब मॉड्यूल से पिकलिंग होती है ये पाइथन फॉर्मेट को ही सपोर्ट करती है। मान लीजिए मैं जावा में इस मॉडल का यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने मॉडल ट्रेन करा पाइथन में, अब मैं उसको एक जावा के प्रोग्राम में लोड करके प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ जावा के कोड से, तो क्या कर पाऊंगा? आंसर इसमें पिकलिंग में ये ड्रॉबैक है कि पाइथन फॉर्मेट को ही सपोर्ट करेगा, जहां पर लोड होगा मॉडल वो पाइथन होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में ये होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में ये होना चाहिए, मैंने मॉडल पाइथन में ट्रेन करा, अब मॉडल मैंने जिस फाइल में सेव करा है अब वो फाइल मैं सी के प्रोग्रामर को दे दूं, जावा के प्रोग्रामर को दे दूं, डॉट नेट के प्रोग्रामर को दे दूं, उनके भी मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो मॉडल उनके उन लैंग्वेजेस के फॉर्मेट में अपने आप हमारा लोड होना चाहिए। तो ऐसा तब हो पाएगा जब आप अपने मॉडल को या तो एक्सएमएल में सेव करेंगे या जेसन में सेव करेंगे। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं जो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट या जेसन फॉर्मेट।
तो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में मॉडल को क्या करा जाता है, हमारा ट्रेन करने के बाद एक्चुअल में सेव किया जाता है। पिकल में तो बहुत कम करते हैं, ये तो पाइथन के लिए सॉल्यूशन है, पाइथन का ही प्रोग्राम होना चाहिए रीड करने वाला। पिकल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को पाइथन फॉर्मेट से ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे फॉर्मेट में लाना जिसको फाइल में राइट किया जा सके। पाइथन फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फाइल में राइट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको पिकलिंग कहते हैं प्रोसेस। और यही प्रोसेस को जावा के अंदर सीरियलाइजेशन कहते हैं। नाम अलग अलग है, एक ही काम है दोनों। तो अब इसी तरह से ओपन सीवी लाइब्रेरी वालों ने बहुत सारे मॉडल ट्रेन करके एक्सएमएल फाइल में सेव करके हमें दे रखे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि ओपन सीवी लाइब्रेरी C++ के लिए भी आती है, जावा के लिए भी आती है और पाइथन के लिए भी आती है। तो अगर ओपन सीवी लाइब्रेरी वालों ने पहले से जो मॉडल ट्रेन करके अगर पिकल फॉर्मेट में रखे होते तो सिर्फ पाइथन वाला ही उन्हें यूज कर पाता, लेकिन उन्होंने किस में रखे हैं, एक्सएमएल में रखे हैं। तो अब वो C++ वाला भी उनको यूज कर सकता है, जावा वाला भी यूज कर सकता है, पाइथन वाला भी यूज कर सकता है। तो हम भी एक्सएमएल में राइट कर सकते हैं, फिर उसके लिए अलग से लाइब्रेरी आपको एक्सएमएल की पढ़नी होंगी, इंपोर्ट करनी होंगी, फिर इंस्टॉल करनी होंगी, पहले से वो नहीं आती। थिंग से एक आइडिया समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब कैसे वो मॉडल काम करेगा, कैसे करेगा, इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिन लोगों का रेगुलर क्लास होती है मंडे वाली, कल मिलेंगे 2 बजे, ठीक है। और जो लोग वीकेंड पे आते हैं, है ना, तो जो हमारा वीकेंड वाले हैं वो वीकेंड पे आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो रेगुलर क्लास में आते हैं कल मिलेंगे 2 बजे। दिवाली की छुट्टियां आप लोग बताओ कितनी कर रहे हैं, जितनी कहो उतनी कर दें, ठीक है। चलो, नवनीत एसडीएम में लार्ज नंबर मल्टीप्लायर इम्प्लीमेंटेशन।